चलिए हम बता रहे हैं। नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कारण क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और अन्य विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत होना चाहिए, उसमें और सुधार होना चाहिए, और तरह तरह के सुझाव भी आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि मुकदमे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ लंबित है। तो ऐसी दशा में न्याय कैसे मिलेगा? और ये भी कहा जाता है कि अगर न्याय में देरी है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। क्या हम माने कि जो ये ऊपर से प्रक्रिया या जो विचार, जो विमर्श चल रहा था, उसी की देन है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 841 सरकारी वकील और 200 से अधिक ब्रीफ होल्डर की सेवाएं समाप्त कर दी एक झटके में। और इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद 500 से अधिक लोगों की नियुक्तियां भी कर दी। साफ है कि एक बड़े विधि विधान से काम चल रहा था। एक ओर बर्खास्तगी, दूसरी ओर नई नियुक्तियां। और जो नई नियुक्तियों का जो पत्र है उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रभावी पैरवी करने के लिए, इफेक्टिव एडवोकेसी के लिए ये नियुक्तियां की जा रही हैं। तो ये तो बात समझ में आती है कि प्रभावी जो है पैरवी हो, मुकदमों का निस्तारण हो, वादकारी को न्याय मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 900 से अधिक लोगों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उसके पीछे कारण क्या है? जब कारण की बात करते हैं तो कोई अधिकृत रूप से जानकारी नहीं दी जाती, सिर्फ ये कहा जाता है कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, इनकी छुट्टी हो गई है। ये भी कहा गया कि सेवाएं समाप्त हो गई हैं, छुट्टी हो गई है, और अब ये नई नियुक्तियां होंगी। जब बहुत कुछ ये विचार विमर्श हुआ और ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसी स्थिति में बात कहां तक गई? बात ये तक गई कि पूछा गया कि सच बताइए कि आखिर ये नियुक्तियां क्यों रद्द की गई, क्यों उनको छुट्टी कर दी गई, क्यों बर्खास्त किए? तो कहने लगे लोग कि परफॉर्मेंस नहीं ठीक था। सीधे सीधे कह रहे परफॉर्मेंस नहीं ठीक था। तो परफॉर्मेंस उनका ठीक नहीं था। लेकिन सवाल फिर उठ गया, क्या एक साथ इतने लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, और जिसमें अपर महाधिवक्ता स्तर तक के लोग थे, तो उनका भी परफॉर्मेंस नहीं ठीक था? तो फिर राजनीतिक एंगल भी सामने आया। लोगों ने कहा कि अगर आप इस पर विचार करें तो 2024 का विचार कर लें। तो लोगों ने कहा भाई 2024 से क्या मतलब? बोले नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है कि नए लोगों को साधा जाए, नए लोगों को साधा जाए, नए लोगों को प्रस्तुत किया जाए। और ये जो नए वकीलों की फौज है, इसको फौज बताया गया
कहते ये नए लोगों को साधने की एक जबरदस्त प्रक्रिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में हमारे सरकारी वकील परफॉर्मेंस नहीं ठीक दे पा रहे थे? और अब तो सवाल न्याय प्रक्रिया पर शुरू हो गई है। लोग कहते हैं, और वहाँ के जजों ने भी कहा कि अगर इतने दिन विद्यालय खुलते हैं तो कोर्ट क्यों नहीं खुल सकती है? अगर विद्यालय सुबह 7 बजे से चल सकते हैं तो कोर्ट 8 बजे से। वहाँ पर भी एक मंथन चल रहा है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और उसी की एक प्रक्रिया आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारी वकीलों की जो भूमिका है कितनी सशक्त है, और जो ये नया बदलाव हुआ है इसके क्या मायने हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 अनुभवी मेहमान जुड़ गए हैं। हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश शुक्ला जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे दोनों मेहमान ऐसे हैं, एक लंबे समय से इस वकील पेशे से जुड़े हुए हैं और अच्छी पैठ रखते हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ करके आज ये जानने की कोशिश की है कि क्या भूमिका है, कैसे ऐसा हो गया। सबसे पहले कौशल किशोर जी, आप मुझे सर समझाइए कि नियुक्तियां बिल्कुल रद्द कर देना, बर्खास्त कर देना और उसके बाद नई नियुक्तियां कर देना, क्या मायने रखता है इसका? देखिए, सरकार ने इन 900 लोगों को इस सिद्धांत के आधार पर पहले अवसर फिर योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे दी। इनको अवसर दे दिया गया। अब इन लोगों को अपने अंदर योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए थी। पिछले दिनों देखा गया, कुछ शिकायतें आई तो मुख्यमंत्री के स्तर पर कुछ इंटरव्यू कराए गए। उस इंटरव्यू में कई ऐसे हमारे माननीय लोग निकले जो ये भी नहीं बता पाए कि रिट कितने प्रकार की होती है। बवेला हुआ, इंटरव्यू रद्द कर दिए गए। लेकिन ये उसी प्रक्रिया का एक पार्ट है। सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति हाईकोर्ट के समक्ष खड़ा होकर हमारा पक्ष प्रस्तुत कर रहा है वो कम से कम विधि की बारीकियों से वाकिफ हो या ना हो, लेकिन जो मूलभूत विधि है वो उसको पता होनी चाहिए, तभी वो सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो क्या इनको हटाने में जी मुझे जो दिखता है राजनीतिक कारण नहीं है, ये केवल प्रशासनिक कारण है। और इधर आप देखिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकारा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को जब फटकारा है तो इसमें हाईकोर्ट के जजों ने भी कहा भाई हमारे पास तुमने जो लोग दे रखे हैं वो प्रॉपर पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो हमें तो करना पड़ता है। इस सब चीजों को लेकर किया गया है। इसमें राजनीति मत देखिए, इसमें कुछ ये देखिए कि सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपने में एक न्यायपालिका को बहुत सक्षम और जवाबदेह बनाना चाहती है। शुक्ला जी, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार पूरे मनोयोग से न्यायालयों को भी स्थापित करने की मंशा रखती है। ठीक बात है कि न्यायालय एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जहां पे बहुत स्पष्ट, स्वच्छंद और विधि के अनुसार कार्य होने चाहिए। और उन्होंने नियुक्तियां की और उन नियुक्तियों में अगर उन्होंने इमेच्योरिटी पाई या तैयारियां नहीं पाई या कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। ठीक बात है। और ये करना भी चाहिए। देखिए, ये सच है कि इंटरव्यू से किसी व्यक्ति की प्रतिभा को नहीं आंका जा सकता। इंटरव्यू में किसी भी व्यक्ति को बहुत आसान है फेल कर दिया जाना। लेकिन यदि आपको अवसर दिया गया था और आपने उस अवसर को पाने के बाद स्वयं को खड़ा नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से आप इसी के पात्र थे, आपको हटा दिया जाना चाहिए। कोई मजाक की जगह नहीं है न्यायालय, वहां पे आपको अपना पक्ष कानून की दृष्टि में बहुत मजबूती से रखना चाहिए था। अगर उसमें अक्षम है तो हटाया जाना लाजमी है। लेकिन शुक्ला जी, हमको जरा ये समझा दीजिए कि परफॉर्मेंस 1 का गड़बड़ होगा, 2 का गड़बड़ होगा, 3 का गड़बड़ होगा, कि सब एक साथ सबका गड़बड़ हो जाएगा? नहीं वर्मा जी, इसके पीछे तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं। नहीं वर्मा जी, और कोई कारण हो तो हमारी जानकारी में नहीं आए हैं जी।
चूंकि आज ही का ये प्रकरण है, ज्यादा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा अगर कोई और कारण है। हाँ। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि 900 के 900 में सब हटा दिए गए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई काबिल हो सकता है उनकी निगाह में ना हो सकता है या कुछ ढांचा बदलने के मूड में हो, कोई आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हो, कोई सिस्टम बदलना चाहता हो, तो ये तो आने वाले समय में महसूस होगा कि पता चलेगा कि आखिर क्या कारण है इसका। ठीक बात है जी। कौशल जी, जैसे कि शुक्ला जी ने कहा कि कुछ ढांचा बदलने का कारण हो सकता है, कुछ नया सिस्टम लाने की बात हो सकती है, क्या आपको लगता है और क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि एक तरफा एक तरीके से कभी ये तो हमने सुना है कि जब सरकारें बदलती हैं तो अपने हिसाब से सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो जाती है, ये तो हमने सुना है, लेकिन एक तरफा ये करना, इसको किस रूप में देखा जाएगा? देखिए, हमारी जानकारी में और हम रोज देखते भी हैं, इधर हुआ क्या पिछले दिनों, मतलब योगी पार्ट 1 में इतनी ज्यादा नियुक्तियां हो गई कि एक कोर्ट में 2-2, 3 लोग बैठे हुए हैं। अब वो 2-3 लोगों से कार्य नहीं हो पा रहा था, ये शिकायतें जा रही थी और 900 लोग बहुत ज्यादा हो गए थे। जो 900 हटाए गए हैं, इनमें कुछ संख्या मतलब होता नहीं कि अधिक भी हो गई थी, तो वो छटाई उस कारण से भी हुई है कि एक कोर्ट में एक आदमी सिविल का, एक आदमी क्रिमिनल का, हाई कोर्ट में ये होना चाहिए, तभी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। तो इसके पीछे के भी कारण है कि संख्या जो बहुत ज्यादा हो गई थी उसको सीमित भी करना है, सरकार को अपने खर्चे भी कम करने हैं। क्योंकि होता क्या, जब ज्यादा लोग डिमांड हो जाते हैं तो काम तो होता नहीं है, लेकिन बिल सबके पास होते हैं, तो सरकार का बजट ही रहा होगा, उसको भी देखा गया होगा। लेकिन मूल जो समस्या है वो केवल और केवल योग्यता अर्जित न कर पाने में उनकी जो अक्षमता है, वो इसका कारण मुझे दिखता है। ठीक बात है। शुक्ला जी, जैसा कि जो कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि संख्या ज़्यादा हो गई, क्या इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई इतने पद हैं, भाई जैसे सरकारी विभाग में कि इतने पद हैं तो इतनी नियुक्तियां कर दी गई? क्या जो नियुक्ति करता है वो किसी की भी कितनी भी संख्या में नियुक्त कर देगा, जिसके कारण आज योगी सरकार को एक अहम फैसला लेना पड़ा? नहीं, देखिए, सामान्यतया तो नियुक्तियों की संख्या निर्धारित होती है, वही मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में इतनी, इलाहाबाद बेंच में इतनी, लेकिन कतिपय कारणों से कम ज्यादा हुए होंगे और सरकार ने महसूस किया है अगर कि इतने ज्यादा हैं लोग, इनकी आवश्यकता नहीं है, हम इतने लोगों से काम चला सकते हैं, तो सरकार की सोच हो सकती है। जैसे आप देखेंगे एक समय में मैनुअल काम होता था, एक काम को 100 मजदूर करते थे और वही काम 15 दिन में करते थे। आज तमाम मशीनीकरण हो गया, एक मशीन 15 आदमी का काम जो 15 दिन में होता था वो 1 दिन में कर देती है। तो ये भी हो सकता है कि इसके पीछे ये भी कारण हो, और अयोग्यता निश्चित रूप से बड़ा कारण है। कहीं न कहीं पे आपका परफॉर्मेंस अगर नहीं अच्छा हुआ है तो निश्चित रूप से हटाए गए हैं, और हटाए गए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, हटाए गए तो बुराई नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपसे मैंने किया था, आपने चूंकि फिर वही क्वेश्चन उठा दिया कि अयोग्यता जी परफॉर्मेंस नहीं, तो क्या सबका वही हाल हो गया? एक घटना सुनाओ। हाँ, जब योगी पार्ट 2 जी शुरू ही हुआ था जी, तो सच घटना ये है कि वकील साहब हैं लखनऊ हाई कोर्ट के, वो लीडिंग लॉयर है BM सिंह साहब, वो कहीं गए होंगे, तो एक, अब मैं सब ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, अमानना होगी आम लोगों की। हाँ। तो एक लड़का वहां हमको दिखा, वो दौड़ के उसने उनके पैर छुए और उसने बताया कि बाबूजी हम भी हाई कोर्ट में, वो क्या होता है वो हो गए। क्या हो गए? उसको स्टैंडिंग काउंसिल का नाम नहीं पता था। तो बाबूजी ने सुना, उसको आशीर्वाद बात दिया। जब वो चीफ जस्टिस से मिले तो उन्होंने उनको बताया कि भैया एक है मेरा पंचा जोड़ता था, वो हो गया है। चीफ जस्टिस साहब ने यही बात बता दी मुख्यमंत्री जी को, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू कराए थे, बड़े बड़े इंटरव्यू हुए थे, वहां बहुत से लोग ये नहीं बता पाए थे रिले कितनी प्रकार की होती है। तो ये प्रक्रिया तब से चल रही है, योगी पार्ट 2 जब शुरू हुआ है ना, ये तब से चल रही है, और ये वो नियुक्तियां हैं जो योगी पार्ट 1 में चुनाव उद्घोषणा के तत्काल पहले बड़े पैमाने पर की गई थी। ये भी सब है क्योंकि योगी जी ने अब उन चीजों को बहुत ध्यान से देखा है। जब देखा है तो उनको पता लगा कि जहां जिस कोर्ट में 2 लोग चाहिए, उस कोर्ट में 4 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं।
तो वो क्यों कर रहे 5 लोग? भाई काम ही नहीं पा रहा है। हर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख रहा हूँ, ये अपने कानपुर में है, अनावश्यक नियुक्तियां हो गई। अभी जो अनावश्यक नियुक्तियां हो गई, चुनावी दौर था, हो गई। अब सरकार को काम करना है, रिजल्ट देने हैं, और रोज बदनामी होती है। वहाँ कहा जाता है सरकारी वकील जवाब नहीं दे पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये सब होता है कोर्ट के सामने। तो उससे सरकार की बदनामी हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि अब जिलों की भी बारी है? अब सरकार ने जो शुरुआत की, जब कोई शुरुआत होती है ऊपर से, तो पानी नीचे तक जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। और जाना भी चाहिए। देखिए, सरकारी वकील न मुल्जिम का वकील होता है, न सरकार का वकील होता है, वो शासन का वकील होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि न्यायालय के सामने वो सभी तथ्य प्रस्तुत करे जिससे न्यायालय को न्याय करने में आसानी हो। यदि कोई तथ्य डिफेंस काउंसिल नहीं बता पाया है और वो उस प्रकरण का महत्वपूर्ण तथ्य है, तो सरकारी वकील की जिम्मेदारी है वो तथ्य भी न्यायालय को बताए। फैसला क्या होगा वो उसी चिंता उसने करनी है। वो फैसला करने का अधिकार न्यायालय को है, उसे सब तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। हमारे कई भाई लोग वो तथ्य ही नहीं समझ पाते हैं, क्या कहना क्या नहीं कहना। अभी एक दिन मैं एक केस में बहस कर रहा था, डीएनए रिपोर्ट का एक मैटर था, हमने डीएनए पर बात की, पूरी बात बताई। पता लगा वो जो हमारे सामने खड़े थे, उनसे मैंने कहा भाई डीएनए बताओ ना, डीएनए रिपोर्ट आपकी है। तो उन्होंने, जो कोर्ट ने कहा हमसे कि अरे छोड़ो यार, इनसे आप काहे डीएनए में लगे हुए हो। तो मतलब कोर्ट जान नहीं कि इनको डीएनए रिपोर्ट के बारे में ज्ञान नहीं है। ये जो समस्या हाईकोर्ट में पैदा हुई, तो हाईकोर्ट में बहुत बड़े बड़े मामले इन्वॉल्व होते हैं। सरकार के मतलब होता नहीं कि सरकार की एक बहुत बड़ी चीजें वहां दांव पे लगी होती हैं। तो सरकार को वहां पर बहुत सक्षम काबिल लोग चाहिए, और काबिल लोग कहीं निकले। जैसे आज एक लड़का वो सज्जन हुए हैं, सौरभ श्रीवास्तव, सरकारी वकील थे, आज हाईकोर्ट जज हो गए। ऐसे लोग भी हुए हैं। लेकिन इधर जो स्थितियां आई वो थोड़ा सा संतोषजनक नहीं थी, इस कारण कार्रवाई की गई है। ठीक बात। शुक्ला जी, क्या राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक आधारित या अपने चहेतों की नियुक्तियां कर दी जाती है सरकारी वकील के रूप में? देखिए, और जिसके कारण इतना बेड़ा गर्क हो जाता है। देखिए वर्मा जी, मैं बिल्कुल जरा भी नहीं हिचकूंगा इस बात को कहने से जी कि ये जो सरकारी वकीलों की नियुक्तियां होती, चाहे यहाँ हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो, ये होती राजनीतिक और राजनेताओं के कहने से ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे जिले में तो बहुत से ऐसे लोगों की हो गई हैं जिनका रेगुलर वकालत में आना जाना भी नहीं था, और वो आज की तारीख में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। तो निश्चित रूप से अब जिंदगी भर वो राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेताजी का आराम तो मिलता ही है, लाभ मिलता है उसका। तो यही सब चीजें हैं जिसके कारण से गवर्नमेंट को जब होश आता है तो उसे निकालने पड़ते हैं। अगर प्रैक्टिस करने वाले, अगर कानून के जानने वालों को बनाया गया होता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता न होती। तो ये तो पहले से ही मालूम होता है सब कि इस शहर में, कानपुर शहर मान लीजिए उदाहरण के लिए, कानपुर शहर में कौन क्रिमिनल का वकील ऐसा है जिसे हम एडीजीसी बना सकते हैं, जिसे हम डीजीसी बना सकते हैं, ये सब मालूम होता है। लेकिन अब अगर किसी का हाथ है किसी के ऊपर, ठीक, तो उसका प्रभाव तो आता ही आता है। और आज से नहीं है वर्मा जी, ये कोई भी सरकार रही हो, हमेशा राजनीतिक पोस्ट रही है ये राजनीतिक जी। और वही जो ये राजनीतिक पोस्ट रही है, इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है न्यायिक प्रक्रिया को, और जो है बादकारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, न्याय नहीं पा रहे हैं, पीड़ित भी परेशान है। इसमें मैं एक चीज बताऊं जी, मतलब ये बात कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं जी जी, इस सरकार के में क्या हुआ जी कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम का पद आ गया। अच्छा, पहले क्या होता था कि आपकी नियुक्ति होनी है तो एक वैकेंसी में 10 वैकेंसी निकली, तो 10 वैकेंसी के सापेक्ष जिला जज 50 नाम भेज देते थे डीएम के यहाँ। हाँ। डीएम वो नाम शासन भेजता था। हाँ, तो 50 नामों से 10 नाम चुने जाते थे, तो उसमें चांसेस गड़बड़ी के कम होते थे, पारदर्शिता रहती थी, क्योंकि जिला जज ने देखा, फिर डीएम ने देखा। अब वो जो 5 में कोई चुना जाएगा, वहां राजनीति हो सकती है, लेकिन 5 नाम जाते थे। इधर क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट आ गया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसमें क्या हुआ कि हमारी उम्र से 60 साल के ऊपर है, तो भी हम ले लिए गए। इस तरह का जो ये चालू हुआ, इसमें संख्या भी बढ़ी और जो क्वालिटी थी उसके समझौते भी हुए। ये सब कार्रवाइयां उसी की का प्रतिफल है।
मैं शुक्ला जी वही आपसे पूछ रहा था, क्या जो ये गड़बड़ झाड़ा शुरू हुआ, जुगाड़ शुरू हुआ, और जैसा कि पहले प्रक्रिया थी उसको एक किनारे करके नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो ये माना जाए कि इससे जो है न्यायिक प्रक्रिया को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, केस लंबित हो गए, मिली भगत से जजमेंट होने लगे, न्याय नहीं होने पाया, और तमाम पीड़ित जो है वो परेशान और अभी भी भटकते रहते हैं। क्या मानते हैं आप ये? बिल्कुल स्वाभाविक है। जहाँ ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के उद्योग में अगर कोई कार्य करने पहुंचेगा बिना ज्ञान के, तो स्वाभाविक है कि उस प्रोडक्शन को ही प्रॉब्लम होगी। तो न्यायपालिका में अगर अधिवक्ता दोनों पक्ष के ज्ञानवान नहीं हुए और अपने विधि के क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, खास करके उस मुकदमे का अगर उसको ज्ञान नहीं है, और प्रक्रिया का ज्ञान हर मुकदमे में इस्तेमाल होता है, तो अगर उस मुकदमे के तथ्यों का, उस मुकदमे में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक है कि मुलजिम पक्ष को उसका लाभ मिल जाता है। तो ये जो कमियां आई हैं जिसकी वजह से आज 900 लोग निकाले गए हैं, इनमें ये स्वाभाविक रूप से ये वजह पाई गई होगी। ठीक, लेकिन शुक्ला जी थोड़ा आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, तो क्या इसमें अधिकांश वो सरकारी वकील बन जाते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती है, सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीति के बल पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, केस बिगड़े चाहे कुछ उनसे कोई लेना, तो ये सब अयोग्य ही होते हैं? फिर तो ये नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ वर्मा जी एक से एक लीजेंड डीजीसी हुए। हाँ, हुए, हाँ, एक से एक हुए। जी। अब की बात नहीं, मैं अब की बात में भी आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सब अयोग्य होते हैं, या हम किसी के लिए भी नहीं कहते कि अयोग्य होते हैं। योग्यता तो कुछ ना कुछ है ही है, भले नेताजी को तौलने की अयोग्यता हो, लेकिन योग्यता तो कोई ना कोई है ही है। किंतु उस तौलने ओलने की योग्यता से जब आप बन के आ गए, तो अब आपका कर्तव्य होता है कि एक मेज कुर्सी घर में कोने में डाल लीजिए और कम से कम 4 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, तो वहां सामना कर पाएंगे। नहीं तो जज साहब दिन में कई बार आपको डांटेंगे, और ये डांट खाते रहते हैं, और ये खाते रहते हैं, क्योंकि तनख्वाह मिल रही है तो हे करते रहते हैं, कोई नहीं चल रहा। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि कोई भी व्यक्ति पेट से कानून सीख के नहीं आया, कोई भी डॉक्टर बन के नहीं आया, सब यही सीखते हैं। जब आपके पास कोई केस हो, मान लीजिए कल एडीजीसी के सामने कल की डेट लगी हुई है 14, तो उन 14 मुकदमों पे एक बार निगाह मारनी चाहिए, उसके लिए तैयार होना चाहिए, और तैयार होकर कोर्ट के सामने खड़े होना चाहिए, कभी भी नीचा नहीं होना पड़ेगा और कोई निष्कासन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने पद को पॉलिटिकल तरीके से आपने प्राप्त किया और बाद में उसको एंजॉय कर रहे हैं, फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि एंजॉय का समय नहीं चल रहा है। लेकिन फंसता कहाँ अभी तक? नहीं, अभी ये 900 लोग फंस गए ना, ये तो 900 योगी सरकार में, इसके पहले तो सब एंजॉय कर रहे थे, अब फंसते कहाँ? हाँ, तो अब योगी जी ऐसी सरकारें होनी है, अब योगी सी सरकार। हाँ, और ये अयोग्यता का निश्चित रूप से यही रिजल्ट होना है आगे भविष्य में। चलिए हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी वकीलों की, उनकी नियुक्तियों की, और उनसे जो परफॉर्मेंस होता है उससे न्यायपालिका को क्या संबल मिलता है, इसकी भी। कौशल किशोर जी बताइए कि नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? क्या कोई भी राजनीति, मान लीजिए कानून मंत्री है कि अपने हाथ से लिख देंगे हो जाएगा? नहीं, क्या प्रक्रिया है? नहीं, ये और प्रक्रिया उस नहीं है। प्रक्रिया को अगर क्या अपनाया जाता है, और अगर अपनाया जाता है तो फिर कहाँ खामियां होती हैं कि इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आती हैं? अपनाया जाता था जी, अपनाया जाता था। एक एलआर मैनुअल है जी, ये नियुक्तियां उसके आधार पर होती हैं जी। एलआर मैनुअल में प्रोविजन ये है कि एक वैकेंसी हुई, वो वैकेंसी नोटिफाई होगी डीएम कार्यालय में, डीएम नोटिफाई करेंगे, उस पर आसपास के 5 जिलों के जब जो कमिश्नरी है वहां से नाम मांगे जाते हैं, उस पर लोग एप्लीकेशन देते हैं। वो सब एप्लीकेशंस जो आती है डीएम के पास, डीएम साहब भेज देते हैं जिला जज के पास, और उनसे कहते हैं एक वैकेंसी है, आप 5 नाम इसमें छांट दीजिए। जिला जज साहब उसमें 5 नाम छांट देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। वो 5 नाम डीएम को भेज देते हैं, और डीएम साहब वही 5 नाम भेज देते हैं शासन को। उन सरकार को ये अधिकार नहीं है कि 5 में छड़ा कर दे, उसको 5 में 1 चुनना है, ये बाध्यता है ये। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे
ये बाध्यता खत्म हो गई। अब एक नया कंसेप्ट आ गया, विशेष शासकीय अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक। उसमें वो क्या हो रहा है अब कि उसमें कोई डीएम का और जिला जज का हस्तक्षेप खत्म हो गया। और जैसे डीएम का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है जिला जज का, तो फिर स्थानीय स्तर पर भी नेताओं का हस्तक्षेप आ जाता है। अब फिर जो विधायक जी सांसद जी कह रहे हैं वो फिर करना पड़ता है। वो फिर नियुक्तियां से उस संशोधन, इन दोनों जो नियुक्तियां हो रही हैं वो एलआर मैनुअल के हिसाब से नहीं हो रही हैं, वो कुछ हो रहा है मनमानी तरीके से। उस कारण योगी जी ने ये कदम उठाया है। लेकिन शुक्ला जी ये बताइए कि जब ये लोग घोड़ में आ जाते हैं, राजनीतिक वाले अयोग्य लोग, और मेरा तो सीधा सीधा ये भी मानना है कि जिनकी नहीं चलती है वो भी इस बात के प्रयास करके बन जाते हैं। कितना पैसा मिल जाता होगा इनको जिससे कि इनका काम चल जाता है? और फिर एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे कि क्या कारण है कि जो बड़े वकील हैं, जो एक्सपर्ट वकील हैं, वो क्यों नहीं सरकारी वकील बनने के लिए प्रयास करते, उनके नाम क्यों नहीं जाते हैं? देखिए दो बातें हैं वर्मा जी। एक तो आपने पूछा कितना पैसा मिल जाता है, तो शायद 1500 रुपए पर डे है, पर वर्किंग डे जी। अगर छुट्टी है उस दिन बेरोजगार, ठीक, तो वर्किंग डे का 22 दिन है एवरेज, 22 दिन, महीने में 22 दिन एवरेज है, और 1500 रुपए पर डे का रेट है। शायद सुना बीच में ये भी सुना 2500 होने को, 1500 रेट है और 6000 रुपया वो है रिटेनरशिप, हाँ। और कुछ रिटेनरशिप है। अच्छा, रिटेनरशिप और वो है क्या नाम जी, जनरल का पैसा है जी, और स्टेशनरी का पैसा है, वो भी है। तो ये मिलता है लगभग 50,000। उसके अलावा जो बात लगभग 50,000 जी, उसके अलावा जो आपने बात पूछी कि जो बड़े वकील है वो क्यों नहीं बनना चाहते हैं, वर्मा जी, एक तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी को मालूम हो जाता है कि ये वकील साहब जज हो गए, उसी दिन से क्लाइंट आना बंद कर देता है, जो प्राइवेट क्लाइंट है। और जो बड़े वकील हैं उनके पास इतना लिटिगेशन है, इतना वर्क है कि वो सरकारी वकील बन के 50,000 रुपए महीने के लिए अपना करियर नहीं खराब करते, क्योंकि वकालत में पैसे का भी अंत नहीं है, ज्ञान का भी अंत नहीं है, और लोकप्रियता का भी अंत नहीं है। तो जो जिनकी प्राइवेट में वकालत अच्छी स्थापित हो गई और बढ़िया चलने लगी, उन्होंने कभी कोई ट्राई नहीं किया कि हम एडीजीसी हो जाएं। स्वाभाविक है कि बहुत से ज्ञानी अधिवक्ता हैं जिनके पास में किन्हीं कारणों से ही तो सौभाग्य का खेल होता है कि उनके पास काम नहीं है और काबिल बहुत हैं। ऐसे लोग एडीजीसी में बनते भी हैं, अप्लाई भी करते हैं। सब अयोग्य नहीं होते, बहुत से योग्य भी इन 900 में फंस गए होंगे, ऐसा नहीं है। जब वो 900 पूरे हटा दिए गए तो सारे अयोग्य कहे जाएं, ये बात मैं नहीं कहता। कहीं ना कहीं पे तो गेहूं के साथ घुन भी गया। तो जो वकालत में स्थापित हैं, जिनके वकालत चल रही है, उनको एडीजीसी बनने की आवश्यकता भी नहीं है। 1500 रुपए में क्या होता है। तो मेरा अपना यही मानना है कि और प्राइवेट वकालत में ही स्कोप है, इसी में खूबसूरती है वकालत की, प्राइवेट में। हाँ, अगर समाज ने आपको जान लिया, और जानेगी तभी जब आपका चरित्र कहीं ना कहीं पे क्लियर होगा, कहीं ना कहीं पे आपका कैरेक्टर ये कहता हो कि हम अपने व्यवसाय को लेकर के बहुत ईमानदार हैं, और आपका पैसा लेने के बाद दूसरे का पैसा मेरे लिए मिट्टी है। तो ऐसे लोगों को कानपुर है, ये बहुत बड़े बड़े वकीलों को जन्म दिया उसने, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर कैलाशनाथ काटजू, एओ ह्यूम, अंग्रेजी शासक टी स्ट्रेची, ऐसे लोग यहाँ पे हुए। हाँ, पंडित पृथ्वीनाथ चक के जूनियर थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, कानपुर से वकालत शुरू की थी। कानपुर की धरती अधिवक्ताओं की धरती है। तो निश्चित रूप से योग्यता, यहाँ आज भी ऐसे 2-2, 3-3 लाख रुपए पर डे कमाने वाले वकील हैं कानपुर में, और 10 को तो लगभग हम ही जानते हैं। ये कानपुर की प्रतिभा को कभी वो नहीं किया सकता, लेकिन अब समय है। देखिए, एलएलबी को लास्ट रिजॉर्ट के रूप में भी लोग ले रहे हैं। ना वो बीटेक कर पाए, ना एमबीए कर पाए, तो उनका कुछ नहीं है, उम्र भी 30 साल हो गए, आओ एलएलबी कर ले। तो आओ एलएलबी कर ले में सबको प्रतिष्ठित विद्यालयों में वो नहीं मिला एडमिशन, तो फिर वो कहीं भी ले लेते हैं, और पता लगा वहां क्लास लगती नहीं है, एलएलबी हो गए। अब जब एलएलबी होके आ गए, बैंड बजा और नया कोट पहना, तो एक तेवर भी होता है। तेवर में एथिक्स सीखे नहीं उन्होंने कि सीनियर के साथ 2-3 साल बिताने हैं, उनके एटिकेट को समझना है, वकालत क्या होती इसके बारे में जानना है, ये नहीं सीखना चाहता। और पहले दिन से बैंड कोट बांध के समझता मैं तो हो गया बैरिस्टर, और अब वो उसके जो है गलत रास्ते में कदम चल जाते हैं, जिससे कचहरी का माहौल भी खराब है। ये सुधरना चाहिए। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए मेरा संदेश है
कि अगर आप कचहरी आए तो एक बार वकील बनने के बारे में सोचिए। वकील 10,000 भी आ जाएं, उनको इस धरती ने बराबर काम दिया है, लेकिन आप वकील बन के तो दिखाइए। बैंड कोट पहनने से वकील थोड़ी हो जाएंगे, आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक बात है। शर्मा जी, एक बात ये भी बताइए कि जो ये कदम उठाया है योगी सरकार ने, एक नए बिल्कुल लोगों को लाए हैं, क्या मात्र इस पहल से न्याय प्रक्रिया में सुधार आएगा, या आपको अभी बहुत कुछ करना होगा ताकि बादकारी को जो है हित, जो कहा गया ना कि बादकारी का हित सर्वोच्च होता है, ये जो न्यायपालिका का स्लोगन है, तो मेरा कहने का हो पाएगा क्या कि मात्र इससे कोई सुधार होने वाला नहीं? देखिए, नहीं, सरकारी वकील यदि काबिल है तो डिस्पोजल की गति बढ़ जाती है जी। देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट में है, अभी हाई कोर्ट की बात करें हम लोग, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में जमानत आई, जमानत में 10 दिन के नोटिस के बाद कोर्ट में डेट लगी उसकी। अब पता लगा वकील साहब खड़े हैं, उन्होंने फाइलें नहीं पढ़ी है, अब वो डेटें लगने लगती हैं, तो उससे आम वादकारियों में संदेश जाता है या कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है ये आदमी नहीं जान पाता ना, तो इसलिए ये जो लोग रखे गए हैं इन पर दबाव रहेगा कि अब योग्यता अर्जित करो, जिस दिन जो कोर्ट में होना है वो काम करो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिटिगेशन पॉलिसी घोषित की है, उसमें कहा गया है कि मतलब एक विभाग और सहयोगी के बीच में एक होगा नोडल ऑफिसर, उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे कल सुबह किसी मुकदमे में डब्ल्यूएस फाइल होना है, तो कल सुबह डब्ल्यूएस फाइल होगा। अगर लगातार 3 बार डब्ल्यूएस फाइल नहीं किया सरकारी वकील ने तो उसको हटाया जा सकता है, ये उसी पॉलिसी में लिखा है। वो उसमें क्या वो कर ये रहे हैं कि जो पेंडेंसी है इसके दिन कम से कम किए जाएं। यही वो जो लिटिगेशन पॉलिसी पर भारत में लागू है, तो वो वही लिटिगेशन पॉलिसी इसका आधार बनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। वो पॉलिसी आधार बनी होगी, और जिन लोगों ने ज्यादा एडमेंट दिए होंगे, ज्यादा वो किया होगा, ये गाज उन पर गिरी है, तो ये गाज को गलत तो गिरी नहीं है। और ये सच है वर्मा जी कि एक काबिल सरकारी वकील जज को भी न्याय करने में सहायता करता है, वो सब बातें बता देता है जिससे आसानी होती है जज को न्याय करने में, और डिफेंस काउंसिल को भी उसका लाभ मिलता है कि एक हर चीज, हर तथ्य, हर बात सामने आ जाती है, तो फैसले जल्दी होते हैं, अच्छे फैसले होते हैं, लिटिगेशन कम होता है उससे। फिर शुक्ला जी, जैसे कि कौशल किशोर जी से मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या नीचे तक आएगा, तो इन्होंने कहा था कि जब ऊपर से कुछ चेंज होता है तो नीचे तक आएगा। क्या आप चाहते हैं कि जो जिला स्तर पर भी इसी तरीके से सफाई हो जानी चाहिए और योग्यतम व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए, और जिस तरीके से ऊपर बर्खास्त की वो नीचे भी कर देना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो सवाल आपसे ये। दूसरा सवाल ये भी पूछते हैं कि जो ये सरकारी वकील हो जाते हैं वो क्या प्राइवेट केस भी ले सकते हैं क्या? नहीं, देखिए वर्मा जी, एक तो ये जो आपने पहला सवाल किया कि योग्यता क्या नीचे तक देखी जानी चाहिए, निश्चित रूप से देखी जानी चाहिए, नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल फेल हो जाएगी। क्योंकि एक पक्ष सरकारी वकील रखता है, दूसरा पक्ष बचाव पक्ष रखता है, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रखते हैं। अगर दोनों तरफ से बराबर से कंटेस्ट कहते हैं ना, एक शब्द केस कंटेस्ट होना, तो जब एक तरफ कमजोर है एक तरफ भारी, तो कंटेस्ट कहाँ हुआ, वो तो एक्सपर्टी हो गया, एक तरफा हो गया। ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से योग्यता होनी चाहिए बराबर की, और अगर योग्यता नहीं है तो मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि कूड़ा भरने की आवश्यकता थोड़ी ना है, कूड़े की तो सफाई होनी चाहिए। मोदी जी के सफाई अभियान के तहत केवल सड़क का कूड़ा नहीं साफ होना चाहिए, विभागों का कूड़ा भी साफ होना चाहिए। जहां कहीं भी अगर सरकारी नौकरी, जैसे अभी बीच में चला था 50 साल के में वीआरएस दिलाने वाली बात, अधिकारियों को, अफसरों को, कर्मचारियों को, ये निष्क्रिय है, किसी काम के नहीं है, बीमार है, लंगड़े हैं, लूले हैं, इनको वीआरएस दो, पैसा दो, आराम करें। ऐसे ही सब विभागों में होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। माने, और ये जो प्राइवेट वर्क कर सकते ही नहीं कर सकते? नहीं, मैं वो दूसरा प्रश्न है आपका, वो हाँ, वही दूसरे प्रश्न में वर्मा जी ऐसा है, सीधा सीधा उसका फार्मूला है कि जैसे वकील सरकार के हो गए, वो
अब वो सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, सरकार के प्राइवेट मुकदमे लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। जैसे सरकार बनाम सो एंड सो है, तो उस मुकदमे में वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय सरकार के पक्ष के। अब जैसे फला बनाम फला है, प्राइवेट पर्सन टू प्राइवेट पर्सन, वो कर सकते हैं वहां साहब, हाँ वो कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल के वकील हैं जी जी, और वो सिविल का ज्ञान भी रखते हैं, तो सिविल के केस कर आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल का भी केस नहीं करेंगे। एक बात ऐड करके आपसे कहना चाहता हूं वर्मा जी, बिल्कुल इस समय क्या पोजीशन है कि सिविल का क्षेत्र बिल्कुल खराब हो गया है। सिविल का लिटिगेशन यहां पहुंच गया है कि अब जनता सिविल का केस करने के लिए टर्न अप नहीं हो रही है। कारण न्यायालयों की निष्क्रियता भी है। मैं खुले मंच से कहता हूं, जो रेमेडी पाने के लिए कोई वादकारी तत्काल प्रभाव से भागता हुआ वकील के पास आता है, वकील भी कानून पढ़ रहा है, चूंकि कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है, वकील भी कानून पढ़ रहा है कि 39(1)(2) में आपको तत्काल प्रभाव से अभी रिलीफ मिल जाएगी कि कोई आदमी जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन आज अदालतों में भी शिथिलता है। सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद जो पहले दिन स्थगनादेश मिलते थे बंद हो गए हैं। इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई है। बीइंग एडवोकेट मैं ये बात कह रहा हूं कि जो लिटिगेशन सिविल न्यायालयों में निपटते थे, स्टे हो जाते थे, आपस में लड़ाई समाप्त हो जाती थी, फिर न्यायालय सुनता था, निर्णय करता था, वो अब सब काम पुलिस कर रही है। पुलिस मौके पे लाठी लेके जाती है, मकान बनाना बंद कर दो, बंद। अगले दिन जाती है, चालू कर लो, चालू। इसके पीछे भी तमाम कारण है, कैसे बंद कराती, कैसे चालू कराती, हर कोई जानता है, आप भी इस समाज के हैं। तो सिविल की तरफ मोह भंग हुआ है समाज का। क्यों? लंबी लिटिगेशन, वर्षों वर्ष चलने वाले मुकदमे और कोई भी टाइम से रिलीफ न मिलना बहुत बड़ा कारण हो गया है। तो निश्चित रूप से दीवानी प्रक्रिया में या न्यायिक प्रक्रिया में दीवानी को ध्यान में रखते हुए भी कोई न कोई ठोस कदम सरकार को करना चाहिए। मैं इसमें बताऊं, एक सीआरपीसी में सेक्शन 24 है जी, उसमें एक प्रक्रिया है सहायक वकीलों को नियुक्त करने की। बीच में सरकार ने तय भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दी थी कि आप जो है इनकी नियुक्ति के लिए एक पूरी प्रक्रिया बनाएं और इनका पूरी परीक्षा कराई जाए संघ लोक आयोग से, वो लोग नियुक्त हों। ये बनाया गया था, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है। वो चर्चा, वो विषय सरकार के स्तर विचार के लिए चल रहा है कि जो नियुक्तियां इस ढंग से नहीं होंगी, वो परीक्षा होगी और वो परीक्षा जो पास करेगा वो सहायक वकील बनेगा, नहीं पास करेगा नहीं बनेगा। वो ठीक कदम है, वो देर में आएगा, लेकिन वो जब कभी आ जाएगा तो सुधार होगा। और इस समय योगी सरकार परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां भी बहुत तेजी के साथ कर रही है। अभी माइनॉरिटीज में भी उसी तरीके से परीक्षाओं की जब ये रामचंद्र जी मिनिस्टर हुए थे तब उन्होंने कई बातें कही थी, उस समय बड़ा विरोध हुआ था, स्ट्राइक पूरे भारत में हो गई थी उनकी बातों को लेकर के। लेकिन आज समझ में आता है कि जमीन के आदमी थे, उन्हें आइडिया था कहाँ गड़बड़ियां हैं, उसको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया था। एक शुक्ला जी, एक भी तर्क दिया जा रहा है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये भी कहा जा रहा है कि 2024 को देखते हुए एक नए आधार, नए संबल को तैयार किया गया है वकीलों के माध्यम से, और ये वकील प्लस करेंगे जो बीजेपी के। नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा जा रहा है कि अब ये भी देखा गया है कि जो हमारे विभिन्न संगठनों में लोग हैं बीजेपी के, वो ये मान रहे हैं कि हमको कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं, या फिर सीधे सीधे पारदर्शिता की बात आ रही है? आप इसको कुल मिलाकर के किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम अगर राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे हैं जी, तो स्वाभाविक है कि मेरी हर सोच के पीछे राजनीति होनी भी चाहिए। और अगर हम 2024 को मद्देनजर रख के कोई साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं, कोई रेक्टिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमें अपने लक्ष्य पे तो ध्यान हमेशा रखना ही चाहिए, और वो इसलिए भी राष्ट्र हित में रखना चाहिए कि हम तो जो कर रहे हैं वो इस दृष्टि से कर रहे हैं कि मेरे किए गए कार्य से इस प्रदेश का, देश का, सामान्य जनमानस का लाभ होना चाहिए। अब अगर हमने ये छटनी की और हम ये दृष्टि में रखकर हम छटनी कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इससे कुछ लाभ मिलने वाला है,
तो ये छटनी अगर केवल राजनीतिक है तो मैं भी इसका विरोध करता हूं। और अगर कोई मेरिट की बात, योग्यता की बात या इन एफिशिएंसी की बात है कि ये कार्य करने के लिए पूरे रूप से तैयार नहीं थे या सक्षम नहीं थे, तो ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और 2024 हो चाहे 2029 हो, इसको तो निगाह में रखना भी चाहिए राजनीतिक दल को। और हम तो यूं मान के चलिए कि ये सरकार देश की शिक्षा, दीक्षा, देश के स्ट्रक्चर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में लगी हुई है। उसमें अगर ये छोटे मोटे कार्य होते हैं तो होने चाहिए। रही बात ये कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं पे स्थापित करने की, इस पे भी विचार करते रहना चाहिए कि जब कार्यकर्ता नहीं होगा तो राजनीतिक दल करेगा क्या। तो कहीं न कहीं इनको स्थानापन्न करना चाहिए, कहीं स्थापित करना चाहिए, इन्हें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। तो चल रहा है, 900 गए, 586 बने, सब गवर्नमेंट है अपने तरीके सोचती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कदम बीजेपी के लिए प्लस ही रहेगा। नहीं, अब ये नहीं कहा जा सकता ये प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को कहीं पे भी स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो शुरू से चला आ रहा है। हाँ जी जी। और अगर इस दृष्टि से हुआ तो निश्चित हाँ। तो शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इस दृष्टि को लेकर के कि जो बार बार कहा जा रहा है कि नए वर्ग को साधा गया है, क्योंकि बीजेपी का इस समय यही एक अभियान है कि हर जगह वोटर्स को तलाशो, उनको बटोर करके रखो, उनका आधार बढ़ाओ, तो ये बात भी कही जा रही है। नहीं, एक लाइन में हम जरूर ये कहेंगे कि 900 हटा के 586 नियुक्त करने में वोटर साधने की बात नहीं है जी। अगर ये 900 नाराज हो गए तो 414 ने तो समझ लिया आपका विरोध ही कर दिया, 314 ने नहीं। लेकिन अभी ये तो तय है नहीं कि अब इसके आगे कोई लिस्ट नहीं है। अब आगे का क्या मालूम क्या नहीं है। जी। लेकिन ये राजनीति और वोट को साध करके बिल्कुल किया हुआ कार्य नहीं लगता है। इससे 800-900 से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बहुत बड़ी संख्या है प्रदेश में। जी। लेकिन निश्चित रूप से जो भी कदम है, ये सरकार पक्षपात करके काम नहीं करती, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देख लिया। बिल्कुल सही बात है। कौशल जी, आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये राजनीतिक कदम नहीं है जी, ये विशुद्ध प्रशासनिक कदम है जी। और किसी सरकारी वकील कहने से ना कोई वोट देता है और उनके कहने से ना किसी को वोट नहीं देता है। सरकारी वकीलों का स्टेटस अभी राजनीति को प्रभावित करने का नहीं बन सका है। कचहरी के चुनाव होते हैं, वहां तो हैसियत बन नहीं पाई है किसी की, तो लोकसभा विधानसभा में क्या बनेगी। ये सरकार का केवल और केवल फोकस इस बात पर है कि अदालत की कार्य प्रणाली में कैसे प्रभावी सुधार हो ताकि डिस्पोजल की गति बढ़ जाए। ठीक बात है। ये केवल डिस्पोजल की गति बढ़ाने का प्रयास है और ये सराहनीय प्रयास है। हटाना रखना वो अपनी जगह है। अब लेकिन ये है कि जो 5 नियुक्त हुए हैं, अब इनकी मेरिट देखी गई नहीं देखी गई, इनमें ट्रांसपेरेंसी रखी गई कि नहीं रखी गई, बस ऐसा ना कि जैसे पहले किया तो फिर कर दिया गया अगर, तो फिर समस्या हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है इस बार जो नियुक्तियां हुई होंगी उन नियुक्तियों में एलआर का हस्तक्षेप चला होगा ज्यादा। तो जब एलआर हस्तक्षेप कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा कौन वकील है कौन वकील नहीं है, ये सब देखा बेहतर ही किया होगा। ठीक बात। सुबह जी, मेरा आखिरी में आपसे क्वेश्चन है कि कृपया ये बताएं कि जो सरकार ने कदम उठाया, खैर आप लोग भी उचित बता रहे हैं और उचित है भी, इसमें भी दो राय नहीं, और क्या करना चाहिए खास तौर से इनकी नियुक्ति को लेकर के, सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर के, इनके संसाधन को लेकर के, ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया में और गति आ जाए और तेजी आ जाए। क्या करना? देखिए, पहला तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि ये 1500 बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक बात। मैं कभी सरकारी वकील नहीं रहा, मेरी 55 वर्ष उम्र हो गई, ना आप कभी मैं भरूंगा ना भरने लायक बचा हूं। लेकिन ये 1500 बढ़ा के निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से 2500 रुपए करना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो अब 30-40 हजार रुपए में छोड़ करके अपना सब काम नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे उसको पारिश्रमिक संतोषजनक मिल जाए तो बहुत से योग्य लोग भी वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक बात है। एक बात। दूसरी बात, योग्यता की परख किए बगैर सरकारी वकील कम से कम नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक पद नहीं है जैसा कि बनाए जाने का प्रयत्न किया गया है। इसे वहां न्यायाधीश के सामने वो न्यायाधीश जिसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत करके और जज बनने के लिए प्रयत्न किया है, उसने बहुत कानून पढ़ा है वो पढ़ा लिखा आपके सामने बैठा है, तो आप कोई न कोई जब पढ़ा लिखा व्यक्ति भेजेंगे वही जज साहब का सामना कर पाएगा। तो इसलिए पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति जाए,
इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत प्रयास करना चाहिए, बहुत रिफाइन करना चाहिए, कोई ना कोई रिफॉर्मेटिव बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया पुरानी, जो पुरानी भी थी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, जो पुरानी प्रक्रिया थी, हम उसमें भी कहते हैं अगर कोई संशोधन करने की आवश्यकता हो तो करना चाहिए। इस पद को राजनीतिक पद नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो शर्मा जी 2 पॉइंट्स उठाए हैं, मैं इस पे जरा बात बता दूं। हाँ, मैं आप भी अपना ऐड कर दीजिएगा, मेरे भी 2 सवाल जोड़ दीजिए, तो एक साथ बता दीजिएगा, क्यों बस आखिरी में। एक तो आप अपनी बात कहिए, एक शुक्ला जी ने बात कही है कि परख करके, तो कैसे परखा जाएगा, नंबर 1। और वो कौन से, जैसे कि आपने कहा कि 1500 रुपये भी बढ़ा देना चाहिए, वो भी दूसरी बात है। और राजनीतिक नियुक्ति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इससे कैसे बचा जाएगा, ये आपसे, और आप जो कहना चाहते हो कह दीजिए। देखिए, पिछले करीब 10 वर्षों से जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, हर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट क्लर्क नाम की एक नियुक्ति होने लगी है जी, वकीलों से जी। उसमें क्या होता है कि जो लड़का नियुक्त होता है, नया वकील नियुक्त होता है, वो 1 साल जज साहब के अंडर में ट्रेनिंग करता है, वो जज साहब को असिस्ट करता है। ये प्रक्रिया है, चल रही है। 1 साल बाद लड़का फ्री हो जाता है वो। तो सरकार को चाहिए, वो जो नई खेप आ रही है, जो 1 साल जिसने जज साहब के अंडर में ट्रेनिंग ली है वकालत की, उनको वरीयता दी जानी चाहिए नियुक्ति में। ये बहुत आवश्यक है। वो बहुत अच्छे लड़के आते हैं, उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए। दूसरा, सरकार को एक काम और करना चाहिए, जो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जैसे हाईकोर्ट में हो गया है कि जैसे हमारा नाम कौशल शर्मा है, हमें एक नंबर अलॉट हो गया, आप वो नंबर डालिए हाईकोर्ट की साइट पर, आपको मालूम हो जाएगा हमने कितने मुकदमे किए, कितने मुकदमे नहीं किए। तो ये जो उसमें प्रक्रिया है कि पिछले 2 वर्षों में आपने कितने मुकदमे किए हैं, सेशन ट्रायल या सिविल में क्या क्या किया है, उसको जानने के लिए जैसे ही आप हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं बार काउंसिल में, वैसे वो जो नंबर है वो आ जाए साइट पे आपकी, और हम जो मुकदमा करते हैं वो अपने आप वहां चढ़ जाए। ये हाईकोर्ट में हो रहा है, ये प्रक्रिया मतलब हाईकोर्ट में जारी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसको लाना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा, तो जब हम 7 साल बाद अप्लाई करेंगे, तो उन 7 बाद उसमें ये मालूम हो जाएगा हर स्तर पर अपने आप कि हमने 2 वर्षों में कोई मुकदमा किया है या नहीं किया है। ये जो झगड़े हों प्रॉपर्टी डीलरों वाले, ये तो खत्म हो जाएंगे अपने आप, कि उसमें रोज आता रहेगा ना कि आज कितने किया, आज कितने नहीं किए। तो ये स्थिति सरकार को कुछ टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के इस तरह की प्रक्रिया को जो हाईकोर्ट में चला दी है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लाना चाहिए। उससे लाभ होगा, जो प्रैक्टिशनर हैं वो अपने आप खुल के सामने दिखने लगेंगे, फिर अच्छे लोग आने लगेंगे। तो क्या ये सरकारी वकीलों की नियुक्ति 7 साल के लिए होती है? नहीं, उसमें है कि 7 साल की प्रैक्टिस के बाद ही नियुक्त हो सकते हैं। 7 साल अनवरत प्रैक्टिस बाद ही लागू हो सकते हैं। अच्छा, उसकी कोई समय है कि इतने समय तक रह सकता है सरकारी वकील? 60 साल, 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट। अच्छा, 60 साल तक रह सकता है? 60 साल तक, हाँ। लेकिन वो नहीं, नियुक्ति केवल 3 साल को होती है, हर 3 साल में रिन्यूअल होता है, हर 3 साल में उनकी योग्यता देखी जाती है। ठीक बात। वो जिला जज की रिपोर्ट पर होता है। अगर रिन्यू होके जी बार बार होते हुए वो पहुंचेंगे तो रहेंगे 60 साल तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट में लोग बन जाते हैं, हाईकोर्ट जज बहुत से लोग। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी और शर्मा जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से और गहन चिंतन भी प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से सरकारी वकीलों की बड़ी भूमिका होती है, और जो योगी सरकार ने कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये एक क्रांतिकारी मैं मानूंगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर, और इसका असर दिखाई देगा आने वाले समय में। और जैसी अपेक्षा की जा रही है कि नीचे तक, माने कि आप जिले तक इस प्रक्रिया को अपना लीजिए और योग्य लोगों को ही महत्व दीजिए, जिससे जो पीड़ित है, जो वादकारी हैं, उन दोनों को ही न्याय मिल सके। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।